बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। इस चैप्टर के पूर्व के वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं यूरोप में समाजवाद का उदय व विकास कैसे होता है। साथ ही हमने रूस के अंदर होने वाली तीनों क्रांतियाँ 1905 की क्रांति, फरवरी 1917 की क्रांति, अक्टूबर 1917 की क्रांतियों का अध्ययन किया। इसी के साथ ही हमने जाना कि अक्टूबर 1917 के बाद रूस में कैसी स्थिति होती है और जो गृह युद्ध होता है, इस गृह युद्ध के दौरान कौन से सरकार की, कौन से शासन की स्थापना होती है। आज के वीडियो में बच्चों हम अध्ययन करेंगे कि रूस में जब बोल्शेविक पार्टी आ जाती है सत्ता में गृह युद्ध के बाद पूरी तरह से, तो उनके द्वारा जो समाजवादी समाज का निर्माण किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। तो समाजवादी समाज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम। इसी के साथ ही हम लेनिन के जो उत्तराधिकारी बनते हैं स्टालिन, उनकी नीतियों पर भी चर्चा करेंगे, यानी स्टालिनवाद पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जैसा कि थोड़ा रिवाइज तो मैंने करवाई दिया है, थोड़ा और देख लेते हैं कि पूर्व के वीडियो में हमने क्या देखा। पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद बोल्शेविकों का क्या होता है, सत्ता पर नियंत्रण होता है, लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसे अतिवादी निर्णय लाए जाते हैं जिससे क्या होता है कि जनता उनके खिलाफ हो जाती है और रूस में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसमें जो ग्रीन्स होते हैं, ठीक है, जो सामाजिक क्रांतिकारी होते हैं, साथ ही जो वाइट्स होते हैं, वाइट्स समझ गए होंगे आप, जो कि जार की सत्ता के समर्थक थे, तो ये लोग एक साइड को हो जाते हैं और रेड्स यानी अपनी जो बोल्शेविक पार्टी है वो एक साइड हो जाती है। तो इन दोनों में गृह युद्ध होता है। बाहर से भी मदद मिलती है, अमेरिका की, ब्रिटेन की, किसको, इन वाइट्स को और ग्रीन्स को। तो इसके कारण जो वाइट ग्रीन्स होते हैं ये रूस के अधिकतर जो रूसी साम्राज्य है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, यानी बोल्शेविक अब बाहर हो जाते हैं। ठीक है, बोल्शेविकों का प्रभाव अब खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो ग्रीन्स हैं, वाइट्स हैं, ये ज़्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाए, ज़्यादा समय तक ये लोग नहीं रह पाए, क्योंकि वाइट्स ने क्या किया, वाइट्स ने किसानों के खिलाफ अपनी नीतियाँ लागू की, यानी जो भूमि लेनिन ने वितरित कर दी थी किसान वर्ग को, इन्होंने वापस से इन किसानों का दमन करना शुरू कर दिया। इससे वापस से लोग बोल्शेविक के प्रति आकर्षित हुए और अब धीरे धीरे 1920 जैसे ही गृह युद्ध की समाप्ति हुई, 1918 से 1920 तक गृह युद्ध चला था, तो 1920 से ये अब वापस से बोल्शेविक के प्रति आकर्षित हो गए और रूसी साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों पे अब किसका नियंत्रण हो गया, बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। और हमने देखा था कि बोल्शेविकों का एकमात्र एजेंडा क्या था, समाजवाद का, मतलब ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें जो श्रमिक वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उसको महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और निजी संपत्ति का क्या हो, उन्मूलन हो, यानी मार्क्सवादी मॉडल को लेकर वो चलते थे। अब देखते हैं कि जब पूरी तरह से पावर में आ चुके हैं तो क्या वो समाजवादी समाज का निर्माण कर पाते हैं या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों को वो कैसे निराकरण करते हैं। तो एक पार्ट तो हम ये कवर करेंगे। इसी के साथ ही हम ये देखेंगे कि लेनिन की मृत्यु के बाद जब स्टालिन आते हैं पद पर, तो उनके द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ लाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि स्टालिन ने जो विचार दिए उनको हम कहते हैं स्टालिनवाद। वाद मतलब विचारधारा। तो सबसे पहले हम स्टालिन की विचारधारा को देखेंगे और फिर उन्होंने जो सामूहिकरण के प्रयास किए थे, मतलब खेतों की ज़मीन एक साथ मिला करके खेती करें, ठीक है, सारे खेत एक साथ मिला करके, तो वो वाला उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गृह युद्ध 1918 से 1920 के बाद क्या स्थिति रही। तो गृह युद्ध के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, हमने देखा था ना कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी नाम कर दिया गया था किसका, बोल्शेविक पार्टी का। ठीक है, तो जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी है वो रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है और उसके बाद जब उसका रूसी साम्राज्य पर नियंत्रण हो जाता है तो वो समाजवादी समाज का निर्माण करते हैं। समाजवादी समाज के निर्माण में वो सभी बातें शामिल की गई थी जो कि अक्टूबर क्रांति के बाद उन्होंने रूस में करने की कोशिश की थी। कौन कौन सी? उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी जितने भी उद्योग थे, चूँकि निजी संपत्ति का उन्मूलन करना था इसलिए उन्होंने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसको सरकारी निगरानी के अंदर शामिल कर लिया। इसी के साथ ही जो जब्त की गई ज़मीन थी वो सामूहिक खेती करने के लिए किसानों में बांट दी गई, यानी जो जमींदार वर्ग के लोग थे, कुलीन सामंत थे, उनसे जो ज़मीन थी वो लेकर के अब किसानों को दे दी गई कि आप लोग क्या कर लो, खेती कर लो।
इसी के साथ ही केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि अभी तक क्या होता था, रूसी साम्राज्य के अधीन अलग अलग जो क्षेत्र के राजा होते थे, स्वामी होते थे, वो अपने अपने हिसाब से योजना बनाते थे विकास की। लेकिन अब एक केंद्रीकृत नियोजन को शुरू किया गया, यानी एक सेंट्रल प्लानिंग की गई, उसी के अनुसार क्या होगा, पूरे साम्राज्य में विकास की परियोजनाएं लाई जाएंगी। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए 5-5 साल की योजनाएं बनाई गई, जिन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जाना गया। अब भारत में तो आपने अच्छे से सुना होगा, 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक लागू हो चुकी थी, अभी मतलब नीति आयोग की स्थापना से पूर्व, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा। तो क्या होती थी पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब हर एक क्षेत्र के विकास का लक्ष्य लेकर, यानी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास के लिए 5-5 साल की एक योजनाएं बनाई जाती थी। और ये सोवियत मॉडल था, हमने सोवियत से ही क्या किया था, ग्रहण किया था। तो यहाँ पे हम उसी मॉडल को पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। तो पहली 2 योजना, और ये योजना 1927 से बननी शुरू हुई थी 5-5 साल की। तो जो पहली 2 योजना थी ना, उनके दौरान क्या हुआ, काफ़ी अच्छा आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास को गति मिली, क्योंकि सरकार ने पूरी कोशिश की कि ये योजना के माध्यम से आर्थिक विकास हो सके। तो इस दौरान तेल में, कोयले में और स्टील के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और देश के औद्योगिक विकास को गति मिली, और कई औद्योगिक शहर भी इस दौरान अस्तित्व में आए। ठीक है, किसके कारण, पंचवर्षीय योजनाओं के कारण। तो ये इनका समाजवादी समाज था जो इन्होंने वहाँ पर निर्मित किया। क्या क्या देखा हमने समाजवादी समाज में, कि इन्होंने बैंकों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं बेटा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजवादी समाज की क्या विशेषताएं थी, कैसा समाजवादी समाज निर्मित किया था। तो इन्होंने क्या किया, उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके अलावा क्या किया, केंद्रीकृत नियोजन शुरू किया, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। साथ ही इन्होंने क्या किया, जो भूमि थी वो किसको दे दी, किसानों को दे दी खेती करने के लिए, जो भूमि जब्त की थी इन्होंने। ठीक है, अब ये तो एक पहलू था कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अब दूसरा पहलू कि कौन कौन सी चुनौतियाँ, मतलब जो ये कर रहे हैं, औद्योगिक विकास भी हो रहा है, ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इनके क्या नकारात्मक पहलू सामने आए जो कि एक चुनौती के रूप में उभरे। किसके लिए, इस पार्टी के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, बोल्शेविक पार्टी के लिए। तो निर्माण कार्य इतना तेज गति से होने लग गया कि कार्य स्थिति खराब होने लग गई। मतलब मजदूरों, मतलब कार्य स्थिति अच्छी नहीं है तो मजदूर कहाँ से अच्छा महसूस करेंगे। जैसे आप अपनी बुक में दिया गया ये एक बच्चे का चित्र देख सकते हैं। बाल मजदूरी तो वैसे अभी क्या है, अवैध है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोर्स्क जो कि एक शहर था, ठीक है, रूस का, वहाँ ये बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। तो देखो बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है और मज़दूरों को ज़िंदगी भी बड़ी कठिन थी, बहुत कठिन ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही थी, ना काम के घंटे निश्चित। ठीक है, तो ये देखो वापस आ गया। मैग्निटोगोर्स्क शहर था तो उसमें एक स्टील संयंत्र का निर्माण इतनी जल्दी किया गया, मात्र 3 साल में एक स्टील का संयंत्र बनकर तैयार हो गया। मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि काम कितना तेज गति से किया जा रहा था। और जब काम इतना स्पीडली हो रहा है तो क्या चीज़ इग्नोर की जा रही है, किस चीज़ की उपेक्षा हो रही है, कार्य स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, काम करने की जो वातावरण है वो अच्छा नहीं था। ठीक है, मज़दूरों पर इतना अधिक काम करने का दबाव रहता था कि इसका नतीजा ये निकला कि पहले साल में ही 550 बार क्या हो गया, शट डाउन हो गया, 550 बार काम रोकना पड़ा था। इसी के साथ ही क्या हुआ, ये अब हमने चुनौतियाँ देखी कि ये चुनौतियाँ थी। काम करने की दशाएं अच्छी नहीं है। काम करने की दशाओं में जैसे मैं आपको थोड़ा बताना भूल गई कि इस तरह से होता था, जैसे एक मज़दूर है वो 4th फ्लोर पे काम कर रहा है, 4थी मंजिल पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे अगर उसको क्या जाना है, टॉयलेट जाना है, तो उसको पूरी इतनी मंजिल नीचे उतर के और रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा। यानी पर्याप्त सुविधाएँ नहीं थी, सैनिटेशन वगैरह की। इसके अलावा वेतन की भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी, काम के घंटे भी ज़्यादा थे। वही प्रॉब्लम्स जो शुरुआत से चली आ रही थी। तो अब इन चुनौतियों को इन्होंने कैसे करके निराकरण किया, ये जो बोल्शेविक पार्टी थी इसने। तो सबसे पहले तो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था का विस्तार किया। कैसे कि जितने भी फैक्ट्री कामगार थे, मजदूर थे, इनके लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की, इनके लिए शिक्षा व्यवस्था जारी की। दूसरा, जो महिला कामगार हैं, अब महिलाएं काम करने आ रही हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी महिलाओं पे रहती है बच्चों की। तो वो बच्चे कहाँ छोड़ के आए, तो उन बच्चों के लिए उन्होंने क्रैच का निर्माण किया। ठीक है, यानी बालवाड़ियों का निर्माण किया। इसके अलावा मज़दूरों के लिए सस्ती स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाई गई, उनके लिए आदर्श स्थिति वाले मकान उपलब्ध करवाए गए। ठीक है, लेकिन ये मतलब काम तो सारे बहुत अच्छे किए हैं इन्होंने भाई चुनौतियों का सामना करने के दौरान, लेकिन संसाधन तो सीमित थे। सरकार के पास इतना रुपया नहीं था कि ये सारी सुविधाएं व्यापक स्तर पे लागू कर पाए। तो इसलिए सरकारी संसाधन सीमित होने के कारण समाजवादी समाज की स्थापना के जो ये प्रयास थे,
इन प्रयासों के परिणाम सभी जगह एक जैसे सामने नहीं आए, क्योंकि कहीं पे संसाधन ठीक ठाक थे तो सारी व्यवस्थाएं हो गई तो अच्छे से काम हो गया, और जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे वही शिकायतें बनी रही, वही चुनौतियाँ बनी रही। ये देखो कुछ अपनी बुक में पिक्चर्स दे रखी है, जैसे यहाँ पे ये विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे अध्ययन करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट्री बनाई गई है और फैक्ट्री का ये धुआं दिखाया गया है, इसके माध्यम से ये चिमनियाँ जो धुआं छोड़ रही है इसके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से जीवन दान के बराबर है, ठीक है, इससे गति मिल रही है रूस की अर्थव्यवस्था को। यहाँ देखो ये कारखाने का भोजन कक्ष दिखाया गया है, मतलब क्लियर बुक में ऐसा ही दिया गया है कि ये देखिए, ये मतलब प्रॉपर बताने की यही है कि भोजन की व्यवस्था भी कर दी, शिक्षा की व्यवस्था भी कर दी है, मजदूरों को पर्याप्त जीवन देने की कोशिश की गई है, यानी समाजवादी समाज के निर्माण की पूरी कोशिश की किसने? बोल्शेविक पार्टी ने। अब हम अध्ययन करेंगे स्टालिनवाद का कि किस तरह से स्टालिन का आगमन होता है रूस के अंदर। ये देखिए जनवरी 1924 में लेनिन की हो जाती है मृत्यु। उसके बाद शीर्षस्थ पद प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किस किस के बीच में? ट्रोट्स्की, याद आया कुछ? ट्रोट्स्की, जिनके नेतृत्व में क्रांति होती है। कौन सी वाली क्रांति? अक्टूबर वाली क्रांति, जब ट्रोट्स्की गुप्त योजना बनाते हैं ना, जब बोल्शेविक पार्टी मिलती है और बोल्शेविक पार्टी के साथ एक दूसरी जो सोवियत होती है, पेट्रोग्राद सोवियत, ये मिलती हैं और मिल करके ये क्या करती हैं? अक्टूबर की क्रांति। तो उस वक्त हमने देखा था ना ट्रोट्स्की आए थे, तो यहाँ पे ट्रोट्स्की रहते हैं और स्टालिन रहते हैं। तो ये स्टालिन और ट्रोट्स्की ये दोनों में ही क्या होता है? सत्ता का संघर्ष होता है और इसमें स्टालिन विजयी होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि मैडम ये स्टालिन अचानक से कहाँ से आ गए, कौन थे ये? तो स्टालिन क्या थे? लेनिन की विचारधारा से प्रभावित थे, मार्क्सवाद से प्रभावित थे और शुरू से ही जो ये पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, इसके सक्रिय सदस्य थे। धीरे धीरे फिर इनका महत्व बढ़ता चला गया था सक्रियता के आधार पे। तो ये इस सत्ता संघर्ष में विजयी होते हैं और लेनिन के उत्तराधिकारी बनकर के आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद। तो अभी अपन ने जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल देखा वो किसने दिया था? वो इन्होंने दिया था, स्टालिन, इन्हीं के दिमाग की उपज थी। अब आगे देखो, ये देखो स्टालिन ने जो विचारधारा दी उसे ही स्टालिनवाद कहा गया। अब बच्चों ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जैसे गांधी जी की जो विचारधारा है कि लघु व कुटीर उद्योगों को प्रमुखता दी जाए, है ना, गांव में अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जाए, गांव में ही भारत बसता है, तो ये उनकी विचारधारा है, तो वो गांधीवाद। इसी तरह से स्टालिन के कई विचार हैं, तो उनके विचारधारा है, उसको स्टालिनवाद का नाम दिया गया। तो स्टालिन ने ही पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, यानी जो ये नियोजित अर्थव्यवस्था है उसका मॉडल लागू किया था कि सरकार को अपने नियंत्रण में लेकर के अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहिए 5-5 साल का योजनाएं बना करके। अब देखो सामूहिकीकरण, है ना, यहाँ पे थोड़ा ये रोंग हो रखा है, सामूहिकरण, ठीक है। तो ये उनके द्वारा जो मेन निर्णय लिया गया था, इस पर आलोचना भी खूब हुई थी, स्टालिन की भी हुई थी, बोल्शेविक पार्टी की भी हुई थी। तो पहले अपन इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट दे रखा है अपने को कि आखिरकार इनको ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी। 1927-28 के दौरान क्या होता है? शहरों में अनाज का भारी संकट उत्पन्न हो जाता है। कई कारण थे, प्राकृतिक कारण थे, कई कारण थे। तो अनाज का जो ये भारी संकट उत्पन्न हो जाता है, इस पर क्या होते हैं? सरकार इस अनाज के संकट से निपटने के लिए न्यूनतम कीमत तय कर देती है, ठीक है। स्टालिन के द्वारा ये अध्ययन किया जाता है कि जो किसान हैं वो जानबूझकर ज़्यादा कीमत पर अनाज बेच रहे हैं, शायद काला बाजारी कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? न्यूनतम कीमत तय कर देते हैं। लेकिन किसान क्या कहते हैं? हम कोई काला बाजारी वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी न्यूनतम कीमत पे तो हमारा खर्चा ही नहीं निकलेगा। तो ये क्या करते हैं? किसान न्यूनतम कीमत पर जो तय कीमत थी सरकार के द्वारा, उस पर अपना अनाज बेचने से इनकार कर देते हैं। और स्टालिन के अनुसार जो ये अमीर किसान हैं, व्यापारी हैं, ये कीमत बढ़ने की आशा में अनाज नहीं बेच रहे हैं। होता है ना, एक बार आप देखते हैं, कई बार जैसे अखबारों में आती है प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ती हैं ये कीमत? जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि जो किसान होते हैं वो व्यापारियों को अपना माल बेच देते हैं। अरे भाई, किसान डायरेक्ट हमें तो नहीं बेचते ना, तो वो व्यापारियों को अपना माल बेच देते हैं। और व्यापारी लोग क्या करते हैं? इसको स्टॉक कर लेते हैं और वो ये देखते हैं कि जब बाज़ार में इस चीज़ की कमी हो जाएगी तब हम थोड़ा सप्लाई करेंगे। यानी बाज़ार में जब कमी हो रही है, पूर्ति हो रही है, लोग मांग ज़्यादा कर रहे हैं, तो मांग पूर्ति का नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु मार्केट में कम है और ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं तो कीमत बढ़ेगी। तो लेनिन जो ये स्टालिन है, सॉरी लेनिन नहीं स्टालिन, तो स्टालिन क्या तर्क देते हैं? स्टालिन यही तर्क देते हैं कि ये जो अमीर किसान हैं
ये जो व्यापारी हैं ये कीमत बढ़ने की आशा में अनाज नहीं बेच रहे हैं और इसलिए अनाज की कमी हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, स्थितियों पर सुधार लगाने हेतु इस सट्टेबाजी पर, इस जमाखोरी पर, इस कालाबाजारी पर अंकुश लगाना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करते हैं, ये 1928 में अपने पार्टी सदस्यों को आदेश देते हैं। तो इनके पार्टी सदस्य क्या करते हैं कि जो अनाज उत्पादक इलाके होते हैं वहाँ दौरा करते हैं और अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा करके जो कुलक होते हैं, किसे कहा जाता था कुलक, जो संपन्न किसान होते थे उनको, तो ये कुलकों के ठिकानों पर छापा मारते हैं और उन किसानों से जबरन क्या करते हैं, अनाज खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन इतना सब करने के बाद कि छापा भी मार रहे हैं, अनाज भी खरीद रहे हैं, ठीक है, इतना सब करने के बावजूद भी अनाज की कमी उस दौरान दूर नहीं होती है। तो ये खेतों के सामूहिकरण का निर्णय लेते हैं। किसका निर्णय लेते हैं, खेतों के सामूहिकरण का निर्णय लेते हैं। ठीक है, कौन लेते हैं, स्टालिन। जिसके तहत क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे खेत होते हैं किसानों के पास उनको मिला लिया जाता है और फिर उनको मिला करके खेती उन पर करवाई जाती है। तो सामूहिकीकरण के पक्ष में स्टालिन ये तर्क देते हैं कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि इससे पहले हमने जो भूमि जब्त की थी वो भूमि किसानों को दे दी और हर एक किसान को छोटी छोटी ज़मीन मिली। अब इतनी छोटी भूमि पर न तो आधुनिक तरीके से खेती करना संभव, न आधुनिक यंत्र ही उस पर चलाए जा सकते हैं, इसलिए उत्पादन कम हो रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि 1917 की क्रांति के बाद जब हमने ज़मीन किसानों को सौंप दी थी तो ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत हैं और इन छोटे खेतों में क्या संभव नहीं है, आधुनिक खेती संभव नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया इन्होंने, इसका सॉल्यूशन इन्होंने ये बताया कि किसानों से ज़मीन ले ली जाए और ज़मीन ले करके राज्य के द्वारा नियंत्रित विशालकाय खेत बनाए जाए और फिर इन विशालकाय खेतों में खेती करवाई जाए। तो इस कार्यक्रम को कि किसानों से जो उनकी व्यक्तिगत ज़मीन है वो ले लो और उसको पूरी को सरकार के अंडर में ले आओ और फिर खेती कराओ, यानी सामूहिक खेती कराओ। इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया गया सामूहिकीकरण का कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम कब लागू हुआ था बच्चों, ये कार्यक्रम लागू हुआ था 1929 में। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, सामूहिकी और फिर यहाँ पे क्या और आएगा, सामूहिकीकरण। ठीक है, क्या था, सामूहिकीकरण की नीति किसकी थी, स्टालिन की थी। तो ये नीति 1929 में जारी हुई। इसमें क्या किया, कुलकों का, कुल्क जान गए होंगे अब, जो अमीर वर्ग के किसान थे उनको सफाया करके, मतलब उनको बिल्कुल ही अब हटा दिया कुलकों को और पूरा नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो कुलकों का सफाया करके सभी किसानों को सामूहिक खेती करने का आदेश दिया और सामूहिक खेती को क्या नाम दिया गया, कोल खोज का नाम दिया गया। ठीक है, तो सभी किसान सामूहिक खेती में काम करते थे और जो मुनाफा होता था खेती के बाद खेती की उपज को बेच करके, यानी कोल खोज की जो मुनाफे होते थे उसे किसानों में क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। ये देखो सब मिल करके खेती कर रहे हैं, सामूहिकीकरण है ना, बहुत आसान है, क्वेश्चन आएगा लिख दोगे ना अच्छे से। तो इस तरह से ये कार्यक्रम था। लेकिन अब किसानों की प्रतिक्रिया हुई, किसानों ने मना कर दिया कि हम सामूहिकीकरण की नीति को नहीं मानेंगे, हम ऐसे सामूहिक खेतों पर खेती नहीं करेंगे। अब एक मन में क्वेश्चन उठा होगा, क्योंकि जब सबसे पहले मैंने बताया था कि रूस के किसानों में स्वाभाविक रूप से समाजवाद की भावना थी, रूस के किसान अपनी ज़मीन को मिलाकर खेती करते थे, वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो ये तो बात मैच नहीं हो रही कि एक और तो ये सरकार के कहने से पहले ही ऐसी खेती कर रहे थे और अब जब स्टालिन बोल रहे हैं तब इनको ये खेती नहीं करनी। तो क्या कारण था, कारण सिर्फ इतना सा था कि अब ज़बरदस्ती इनसे करवाया जा रहा था ये काम, इसलिए इनको ये कार्य नहीं करना था। तो किसानों ने सामूहिकीकरण कार्यक्रम का विरोध किया और इस विरोध स्वरूप वो अपने जानवर भी ख़त्म करने लग गए और हालात ये रहे कि 1929 से 31 के बीच में मवेशियों की संख्या में 1/3 के लगभग गिरावट आ गई। ठीक है, किसानों ने अपने इन चीज़ों के पक्ष में क्या तर्क दिया कि हम ना तो अमीर हैं कि तुम हमें मानो कि हम कुलक हैं, ठीक है, हम ना तो अमीर हैं और ना ही आप ये कह सकते हो कि हम समाजवाद विरोधी हैं, कि हम आपके समाजवादी मॉडल का विरोध करते हैं, बल्कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं आपकी सामूहिकीकरण की नीति का क्योंकि हम सामूहिक खेतों में काम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया, जो स्टालिन की सरकार थी, बोल्शेविक पार्टी की जो सरकार थी, इन्होंने बजाय किसानों के ऊपर उदार रवैया रखने के, इन्होंने विरोधी किसानों को सख्त सज़ा देनी शुरू कर दी।
हालांकि बाद में उन्होंने बहुत सीमित लेवल पे क्या किया था, स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी शुरू की थी कि आप चलो नहीं करना चाहते सामूहिक खेती तो स्वतंत्र रूप से खेती कर लो। लेकिन फिर क्या किया, ऐसे किसानों को कोई भी सहायता नहीं दी गई थी। तो आया ना समझ में कि किस तरह से इसके सामूहिकीकरण की नीति के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई थी। अब आप आगे देखो सामूहिकीकरण के क्या परिणाम निकले। हमने देखा कि सामूहिकीकरण की नीति स्टालिन ने इसलिए शुरू की थी कि उस वक्त अनाज की कमी हो रखी थी और इनको लगा कि छोटे छोटे खेत हैं, इसलिए अनाज का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पा रहा। इसलिए इन्होंने छोटे छोटे खेतों को मिला करके सार्वजनिक बड़े बड़े खेत कर दिए और सामूहिक खेती शुरू करवा दी। लेकिन परिणाम तो बिल्कुल भी आशातीत नहीं रहे कि भाई एकदम में नाटकीय वृद्धि हो जाएगी अनाज के उत्पादन में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 के बीच में खराब फसल के बाद जो अकाल पड़ा उसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, यानी और भी विकट स्थिति हो गई। यहाँ तक कि बोल्शेविक पार्टी के अंदर खुद भी सामूहिकीकरण के इस कार्यक्रम की क्या होने लगी, आलोचना होने लग गई। लेकिन इनके प्रति दमन का रास्ता अपनाया किसने, बोल्शेविक पार्टी ने। ठीक है, इनके खिलाफ समाजवाद विरोधी साजिश का आरोप लगाकर इनको कठोर सजा दी गई और 1939 तक तो 20 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको या तो जेल में डाल दिया या देश से निष्कासित कर दिया या श्रमिक शिविरों में भेज दिया। यानी समाजवादी जो मॉडल था वो पूरी तरह से अपने उद्देश्य पाने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि अंत में देखो ये दमन का मार्ग अपना लिया ना। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने समझा समाजवादी समाज को और स्टालिनवाद को, साथ ही सामूहिकीकरण की नीति को। अब 2 वीडियो और आएंगे इसके हमारे चैप्टर के, जिसमें एक वीडियो में लास्ट टॉपिक कवर करेंगे हम कि रूस की क्रांति ने विश्व में क्या योगदान दिया, क्या प्रभाव डाला। और फिर जो सबसे लास्ट वाला वीडियो है 10 नंबर का, तो उसमें हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।